सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7 के इतिहास विषय का पाठ 6 नगर, व्यापारी और शिल्पी जन का आगे का प्रकरण छोटे नगरों का संजाल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने देखा कि नगर अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे मंदिर नगर, प्रशासनिक नगर, व्यापारिक नगर और शिल्प उत्पादन के नगर। फिर हमने देखा भारत का एक मानचित्र जिसमें मध्य भारत और दक्षिणी भारत के कुछ प्रमुख व्यापार और शिल्प उत्पादन के केंद्रों के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने देखा तंजावुर नगर के बारे में कि जो तंजावुर शहर है, तंजावुर नगर है, ये चोल राजाओं की राजधानी था। चोल राजा राजराज द्वारा ये राजराजेश्वर मंदिर बनाया गया था और तंजावुर नगर प्रशासनिक केंद्र के साथ साथ एक प्रसिद्ध मंदिर नगर भी था। फिर हमने देखा कि कैसे लुप्त मोम तकनीक द्वारा कांसे की मूर्तियां बनाई जाती थी और चोलकालीन जो कांस्य मूर्तियां थी वो पूरे संसार में उत्कृष्ट मूर्ति कला में गिनी जाती थी। फिर तंजावुर की तरह ही हमने कुछ प्रमुख मंदिर नगरों के बारे में पढ़ा था, जैसे भीलस्वामिन, सोमनाथ, कांचीपुरम, मदुरई और तिरुपति। इनके बारे में हमने देखा। फिर हमने ये देखा कि कुछ तीर्थ स्थल भी नगर बन गए थे, जैसे वृंदावन, तिरुवन्नमलाई और हमारे राजस्थान का अजमेर और पुष्कर। इसके बारे में हमने पढ़ा था। जब बात राजस्थान की चल रही है तो यहाँ एक ये प्रश्न बनता है कि हमारे ज़िले में ऐसे कौन कौन से प्रमुख प्रशासनिक केंद्र या मंदिर नगर हैं। तो देखो, हमारा ज़िला हनुमानगढ़ है, जिसके अंदर एक दुर्ग है और उस दुर्ग का नाम है भटनेर दुर्ग, जिसकी स्थापना राजा भूपत भाटी ने इसका निर्माण 285 ईस्वी में करवाया था। तो ये एक प्रमुख प्रशासनिक केंद्र था। इसके साथ साथ आज भी हमारे हनुमानगढ़ जिले का प्रशासन यहीं हनुमानगढ़ से ही होता है। इसके बाद देखिए कि ये प्रशासनिक केंद्र के साथ साथ एक मंदिर नगर भी है, क्योंकि हनुमानगढ़ में माँ भद्रकाली का एक बड़ा मंदिर है और जहाँ हर वर्ष चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी और नवमी तिथि को एक बड़ा मेला लगता है। इसके अलावा हमारे ज़िले में कुछ मंदिर नगर और हैं, जैसे हनुमानगढ़ ज़िले में ही पल्लू नाम एक छोटा सा गांव है, जहाँ माँ ब्रह्माणी माता का एक मंदिर है और वहाँ भी मेला लगता है। इसके अलावा हनुमानगढ़ में ही एक गोगा मेड़ी नामक स्थान है, जहाँ लोक देवता गोगा जी का मंदिर है और उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में वहाँ भी एक गोगा मेड़ी का बड़ा मेला लगता है। तो ये तो थी हमारे हनुमानगढ़ ज़िले की बात। तो अब हम यहाँ एक चित्र देख लेते हैं कि देखो, ये है एक नगर के बाज़ार का, जहाँ अलग अलग व्यापारी अपना सामान है वो क्रय विक्रय करते थे। कुछ वहीं बस गए थे अपना कारोबार करने के लिए और कुछ व्यापारी नगर नगर घूम कर अपने सामान का क्रय विक्रय करते थे। तो चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं छोटे नगरों का संजाल। कि 8वीं शताब्दी से ही उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का एक संजाल सा बिछने लग गया। संभवतः इनका प्रादुर्भाव बड़े बड़े गांवों से हुआ था। देखो, प्रादुर्भाव का होता है कि इनका निर्माण, कि ये कहाँ से बने, तो यानी बड़े बड़े गांवों से ही छोटे नगर बने। उनमें से आमतौर पर एक मंडपिका होती थी। मंडपिका का अर्थ होता है मंडी, जिसे बाद में मंडी कहा जाने लगा। यानी उस मंडी में, उस मंडपिका में आसपास के गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए लाते थे और उनमें ऐसी गलियां थी जहां दुकानें और बाजार थे, जिन्हें हट कहा जाता था और ये हट से ही बाद में इसे हाट कहा जाने लगा और हाट का अर्थ होता है बाजार। इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगरों तथा शिल्पियों, कौन कौन से कारीगर और शिल्पी थे, जैसे कुम्हार, तेलियों, शक्कर बनाने वालों, ताड़ी बनाने वालों, सुनारों, लोहारों, पत्थर तोड़ने वाले आदि के अलग अलग बाजार होते थे। कुछ व्यापारी तो नगर में स्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे,
जबकि कुछ अन्य व्यापारी नगर नगर घूमकर क्रय विक्रय किया करते थे। आसपास और दूर दराज के व्यापारी इन नगरों में स्थानीय उपज खरीदने और दूरवर्ती स्थानों के उत्पाद जैसे कि घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान सुपारी और काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए आते थे। तो देखो, आपको याद होगा हमने कक्षा 6 में भी पढ़ा था कि जो दक्षिण भारत के अंदर मसाले हैं, सोना है और मसालों में ख़ास तौर पर काली मिर्च, इसकी मांग पूरे एशिया के साथ साथ यूरोप में भी थी। रोमन साम्राज्य में भी खूब इसकी मांग थी। आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि रोमन साम्राज्य में इस काली मिर्च को काले सोने के नाम से जाना जाता था, है ना। तो इस तरह से ये जो दूर दूर के व्यापारी थे वो अपने सामान को क्रय और विक्रय करने के लिए आते थे। इसके बाद देखो कि यहाँ आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है ना। कि इस चित्र में देखो कि लकड़ी पर नक्काशी करता हुआ एक व्यक्ति बैठा है। ये कारीगर है जो लकड़ी के ऊपर नक्काशी कर रहा है। तो इसके बाद देखिए कि आमतौर पर कोई सामंत यानी परवर्ती काल का जमींदार, सामंत यानी जो बाद में जमींदार कहा जाने लगा, वो इन नगरों में या इनके आसपास किलेबंदी कर महल बना लेता था। और ऐसे सामंत क्या करते थे, ये व्यापारियों, शिल्पकारों से तथा उनके व्यापार की वस्तुओं पर वो कर लगाते थे। और कभी कभी इन करों के संग्रहण का यानी उनको इकट्ठा करने का अधिकार उन स्थानीय मंदिरों को दे देते थे जिनका निर्माण स्वयं उनके द्वारा या किसी धनाढ्य व्यापारी द्वारा कराया गया होता था। यानी कि जो सामंत या जमींदार थे वो इस नगर के आसपास एक महल बना लेते थे और फिर ये सामंत क्या करते, उन व्यापारियों से, शिल्पकारों से टैक्स लेते थे। और इस टैक्स को इकट्ठा करने का अधिकार वो किसे देते, उन मंदिर के अधिकारियों को। और इन मंदिरों को या तो उन खुद सामंतों ने बनाया होता था या किसी अमीर व्यापारी द्वारा बनवाया होता था। तो ऐसे अधिकारों का उल्लेख अभिलेखों में भी किया गया है, जो ये अभिलेख आज भी पाए जाते हैं। तो देखो कि ऐसा ही एक अभिलेख राजस्थान से प्राप्त हुआ 10वीं शताब्दी के एक अभिलेख से, जिसमें वे शुल्क दिए गए हैं जो मंदिर के अधिकारियों द्वारा वस्तुओं के रूप में वसूल किए जा सकते हैं। अब देखो यानी कि जो मंदिर के अधिकारी थे वो ये टैक्स या ये कर है वो वस्तु के रूप में लेते थे, यानी उनसे बदले में क्या वस्तु लेते थे। कौन कौन से टैक्स लगाते थे वो, शक्कर और गुड़, रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल के तेल और कपड़े पर कर लगाते थे। इसके अलावा व्यापारियों पर, धातु की चीज़ें बनाने वालों पर, आसवकों, तेल, पशु चारे और अनाज के बोरों पर भी कर लगाए जाते थे। तो देखो, तो आसवक होता है एक तरह से जैसे मदिरा बनाने वाले, उस तरह के जो व्यापारी होते थे उन पर भी वो टैक्स लगाते थे। और इनमें से कुछ कर तो वस्तु के रूप में और कुछ कर नगद के रूप में वसूले जाते थे। नीचे एक प्रश्न है कि आज बाजार पर लगने वाले करों के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें कि इन्हें कौन इकट्ठा करता है और वे किस प्रकार वसूल किए जाते हैं और इनका प्रयोग किस काम के लिए होता है। ये कर है जो आयकर विभाग के कर्मचारियों द्वारा वसूला जाता है। किस तरह से वसूलते हैं, देखो वो जो विक्रय करने वाले होते हैं यानी सामान बेचने वाले जो व्यापारी हैं उनसे ये कर वसूलते हैं और इनका प्रयोग वो लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए करते हैं। प्रशासन है वो समाज के विकास के लिए, प्रशासन के विकास के लिए इस कर का उपयोग, इस कर से जो बदले में धन आता है उससे वो विकास कार्यों में उपयोग करते हैं। इसके बाद आगे देखो, बड़े और छोटे व्यापारी भी कई प्रकार के होते थे। उनमें बंजारे लोग होते हैं, वो शामिल थे। कई व्यापारी, विशेष रूप से घोड़ों के व्यापारी, ये अपने संघ बनाते थे और जिनका एक मुखिया होता था और वह मुखिया उनकी ओर से घोड़े खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से बातचीत भी करता था। तो देखो यानी व्यापारियों के भी
कई प्रकार होते थे, जिसमें से थे कुछ बंजारे और कुछ कई व्यापारी थे जो प्रमुख रूप से घोड़े बेचते थे। तो देखो बंजारों के बारे में हम अध्याय 7 में पढ़ेंगे, लेकिन इतना देख लेते हैं कि जो ये बंजारे हैं ये सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी होते थे और खानाबदोश थे। खानाबदोश होते हैं यानी घुमंतू व्यापारी थे, कि ये घूम घूम कर अपने जो व्यापार है वो घूम घूम कर करते थे। तो ऐसे ही घोड़े के व्यापारी थे, इन्होंने भी अपना एक संघ बना लिया था और हर संघ का एक मुखिया होता था, और जो घोड़े खरीदने की इच्छा रखते थे जो योद्धा, उनसे वो मुखिया बात करता था। चूँकि व्यापारियों को अनेक राज्यों और जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसीलिए वे काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा के लिए एक व्यापार संघ बनाते थे, यानी एक गिल्ड बनाते थे। ऐसे ही दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल में कई संघ थे। उनमें सबसे प्रसिद्ध था मणिग्रामम और नानादेशी। यह व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ दूर दूर तक व्यापार करते थे। इसके अलावा भी कई संघ और थे, जैसे चेटियार और मारवाड़ी ओसवाल। ये ऐसे समुदाय थे जो आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए। गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा, ये दोनों समुदाय शामिल थे। वे दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाहों और फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से व्यापार करते थे। वे इन पत्तनों में कपड़े और मसाले बेचते थे और बदले में अफ्रीका से सोना और हाथी दांत और दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से मसाले, टिन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लाते थे। तो देखो किस तरह से ये व्यापार है भारत के अलावा, उपमहाद्वीप के अलावा यूरोप में और पूरे एशिया तक फैला। इसके बाद देखो कि पश्चिमी तट के नगर में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए थे। लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले, कपड़े इतालवी व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते थे और वहाँ से वे उन्हें आगे यूरोपीय बाज़ारों में पहुँचाते थे। उनसे व्यापार में बहुत लाभ होता था। कटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले जैसे काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सौंठ आदि यूरोपीय व्यंजन के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे। वही अभी हमने फिर पढ़ा ही था कक्षा 6 में कि यूरोप के अंदर जो हमारे दक्षिण भारत के मसाले हैं, विशेष तौर से काली मिर्च और गरम मसाले, ये उनके व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे। भारतीय सूती कपड़ा बहुत लुभावना होता था और ये चीज़ें ही यूरोपीय व्यापारियों को भारत तक खींच लाई थी। तो इसके बारे में हम आगे बाद में बात करेंगे कि कैसे यूरोप के व्यापारी भारत में आए व्यापार करने के लिए और कैसे फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के ऊपर अपना राज किया, अपना प्रशासन चलाया उन्होंने। तो समय के साथ साथ व्यापार और नगरों का रूप किस प्रकार बदला, इसके बारे में हम शीघ्र ही आगे पढ़ेंगे। इसके बाद देखो कि यहाँ आपको एक दिखाया जा रहा है काबुल के बारे में, कि काबुल अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया था। काबुल और कांधार ये सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। साथ ही घोड़ों का व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से ही होता था। 17वीं शताब्दी में हीरों के एक सौदागर जॉन बैप्टिस्टे टैवर्नियर ने अनुमान लगाया था कि काबुल में घोड़ों का व्यापार प्रति वर्ष 30,000 रुपयों का होता है। सोचो उस समय 30,000 रुपये बहुत बड़े होते थे, जो उन दिनों में एक बड़ी भारी रकम समझी जाती थी। काबुल से मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े और ताजे फल ऊँटों पर लादकर लाए जाते थे और उपमहाद्वीप और अन्य भागों में बेचे जाते थे। इनके अलावा गुलाम भी बिक्री के लिए लाए जाते थे। तो देखो उस समय क्या है, गुलामों की भी यानी मानव व्यापार भी होता था, तो गुलाम भी आते थे काबुल से। इसके बाद देखिए कि यहाँ पर आपको एक ये चित्र दिखाई दे रहा है कि ये पीतल का बना हुआ है
और मोमबत्ती दान है, यानी इसमें मोमबत्तियाँ लगाते थे, और इसके ऊपर कैसे एक काले रंग की परत है वो चढ़ाई गई है। तो नगरों में शिल्प के बारे में कि बीदर के शिल्पकार तांबे और चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बीदरी पड़ गया। पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय, जिनमें सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे, ये मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे। देखो, विश्वकर्मा का नाम हमने सुना है, आपने देखा होगा हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर हिंदू धर्म के अनुसार जो विश्वकर्मा हैं वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, और ऐसा माना जाता है कि जो रावण की लंका है, सोने की लंका, उसका निर्माण विश्वकर्मा जी ने ही किया। और जो श्री कृष्ण हैं हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका है जो, वो भी विश्वकर्मा के द्वारा ही बनाई गई है। यानी वो एक बहुत ही ये कह सकते हैं कि उत्कृष्ट श्रेणी के उनको शिल्पकार माना जाता था। इतने महान थे कि उन्हें भगवान का दर्जा दिया गया। तो वो अपने आप को, ये विश्वकर्मा समुदाय के अंदर ये 5 आते थे, जैसे सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई। तो ये 5 मंदिर के निर्माण के लिए आवश्यक थे। इनके अलावा ये राजमहलों, बड़े बड़े भवनों, तालाबों और जलाशयों के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। इसी प्रकार सालियार या कैकोलार जैसे बुनकर भी समृद्धिशाली समुदाय बन गए थे, और वे मंदिरों को भारी दान और दक्षिणा दिया करते थे। वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्य कार्य थे, जैसे कपास को साफ करना, कातना, रंगना, ये भी स्वतंत्र व्यवसाय बन गए, और जिनके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती थी। इसके बाद देखो कि इसी तरह से कपड़ों से जुड़ी हुई आपको यहाँ एक चित्र दिखाई दे रहा है, जिसमें कि ये देखो एक शॉल का आपको ये बॉर्डर यहाँ दिखाई दे रहा है ना, कि कितनी सुंदर इसमें कलाकृति दिखाई गई है आपको। शहरों के बदलते हुए भाग्य, इसके बाद हमारा अगला बिंदु है कि शहरों के बदलते हुए भाग्य। कई शताब्दियों के लंबे समय में अहमदाबाद, जो कि अभी वर्तमान हमारे गुजरात राज्य के अंदर है, तो अहमदाबाद जैसे कुछ नगर बड़े व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए, लेकिन तंजावुर जैसे कुछ अन्य नगर पहले की अपेक्षा विस्तार और महत्व की दृष्टि से सिकुड़ गए, यानी कि ये अब इनकी जो महत्व है वो इनका कम हो गया। इसी काल में पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था, और 1704 में वह बंगाल की राजधानी बन गया। लेकिन इसी शताब्दी के दौरान उसका सितारा भी डूब गया, क्योंकि वहाँ के बुनकर इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़ों के साथ प्रतियोगिता में टिक ना सके। और ये सब हम कक्षा 8 में पढ़ेंगे। इसके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे कि कैसे इंग्लैंड से कपड़ा आया और भारत के कपड़े हैं वो जो उनके आगे टिक नहीं सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।